पहला सेंटेंस आपकी आंखों के सामने 2024 एसएससी सीजीएल टीयर 1 का। देखिए टीयर 1 का लेवल देख लीजिए, देखने में डिफिकल्ट लेकिन कॉन्सेप्ट लगाओगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। बताइए बताइए बताइए। हाँ जी, चलो देखते हैं। अब आपके आंसर आने शुरू हो गए तो अब मैं समझाता हूं। बेसिकली इसके अंदर जो एरर है ना, वो एरर ये है कि यहां पर दो तरीके से ठीक कर लो। तो अगर वो बात कर रहा है ओपोनेंट्स दे है, तो या तो यहां वर कर दो, दे वर स्टिल ओवरहेम्ड, या तो यहां वर कर दो, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप ऐसे भी कह सकते हैं they had still been overhead। अब इन दोनों में से तो बाकी देखो डबल परफेक्ट अलाउड होता नहीं है। डबल परफेक्ट को आप हटा के ही रखें, इधर हेड प्लस V3, तो इधर भी पास परफेक्ट, इधर भी पास परफेक्ट रखेंगे तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल होता है। पैरेललिज्म के अनुसार डबल परफेक्ट अलाउड नहीं है, लेकिन कहने को ये भी हो सकता है। लेकिन आंसर एप्रोप्रिएट ये है कि आप हेड की जगह वर का यूज करें। अब बात आती है ऐसा हुआ क्यों? ये तो आंसर मैंने दे दिया, कहता है ऐसा हुआ क्यों। तो ऐसा हुआ क्यों, इस बात को आप ऐसे समझें कि सेंटेंस में जरूरत किस चीज की है, डिमांड और सप्लाई। अगर मैं ऐसे कहूं शी इज या शी हैज इंटेलिजेंट, शी इज या शी हैज इंटेलिजेंट, तो आप क्या यूज करोगे? ऑब्वियस, ज्यादा सोचने समझने की बात नहीं, इसका यूज करोगे, हैज का नहीं। तो यहां बी वाली वर्ब यूज होगी, हैव वाली वर्ब यूज नहीं होगी, क्योंकि बी वाली वर्ब लिंक बताती है, दो चीजों को इक्वल करती है, और हैव वाली वर्ब पोजीशन बताती है, ये मालिकाना हक बताएगी। तो यहां पे लिंक सेट हो रहा है। शी जो है इंटेलिजेंट कौन है? शी। अब हैज, किसी इंटेलिजेंट पर आप पोजीशन नहीं जमा सकते, मतलब ये तो एडजेक्टिव के ऊपर पोजीशन जमा ही नहीं सकते आप। इसका मतलब है कि हैज नहीं इज आएगा। तो मैंने यही किया, यहां पर मैंने हैव की जगह बी की फॉर्म लगाई। तो फिर कह रहे कि इधर एडजेक्टिव कहां है? ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब देखो, अगर मैं इंटेलिजेंट के स्थान पर अगर ऐसे लिख देता शी इज या शी हैज मैरिड, मैं बोलूं वो शादीशुदा है, तो बेटा यहां पर भी तो आप इज लगाते, हैज नहीं लगाते, क्योंकि ये इक्वल टू की बात कर रहा है। शी जो है वो मैरिड है, मैरिड कौन है? शी है, तो शी भी एडजेक्टिव है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो ओवरहेम्ड जो है वो वर्ब भी होता है, ओवरहेम्ड एडजेक्टिव भी होता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म दो काम करती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होती है, जो दो काम करती है, एज ए वर्ब काम की समाप्ति का, और एज एन एडजेक्टिव कि वो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का। तो यहां पर एज एन एडजेक्टिव है। हमें कैसे पता चला? उस सेंटेंस के मीनिंग से। देखो, ऑल्दो कह रहा वैसे तो जो टीम है हैड ट्रेन्ड डिलीजेंटली होता है बड़ी मेहनत से, कि वैसे तो टीम है ना बड़ी मेहनत से ट्रेन हो गई थी, उन्हें ट्रेन हो गई थी, बड़ी मेहनत करी थी, ट्रेन हो गई थी। 4 months, कई महीनों की ट्रेनिंग से वो ट्रेंड हो गई थी जो टीम है वैसे तो। लेकिन उसके बावजूद भी दे वर स्टिल ओवरहेम्ड, लेकिन वो फिर भी ओवरहेम्ड हो गए। अगर मैं हैड लगाऊंगा तो इसका मतलब है उन्होंने ओवरहेम्ड कर दिया। ध्यान से सुनना, मैं कहता हूं कि मैं किसी गरीब को देखकर इमोशनल हो गया, तो देखा मैंने तो मैं इमोशनल होऊंगा, और गरीब को देखकर मैंने इमोशनल कर दिया ऐसे नहीं बोलूंगा। गरीब को देखा तो मैं इमोशनल हो गया, क्योंकि ओवरहेम्ड का मतलब होता है हाईली इमोशनल, एक्सट्रीमली इमोशनल सिचुएशन, एक्सट्रीमली इमोशनल हो जाना। हिंदी में कहते हैं अभिभूत हो जाना। तो बंदे उन्होंने ओवरहेम किया नहीं, वो ओवरहेम हो गए। देखो बाय किसके द्वारा? बाय दी अपोनेंट्स अनएक्सपेक्टेड टैक्टिक्स। जो अपोनेंट्स, जो उनके विरोधी थे, उनकी टैक्टिक्स को देखकर वो अभिभूत हो गए। तो सब्जेक्ट क्या है वो ये बता रहा है, सब्जेक्ट ने क्या काम किया है वो नहीं बता रहा। और सब्जेक्ट क्या है ये बताने के लिए हमें बी वाली वर्ब लगानी होती है, तो इसलिए हमने बी वाली वर्ब लगाई, वर्ब। इसलिए मैंने यहां पर पास्ट परफेक्ट, तो बी वाली वर्ब आएगी, एडजेक्टिव के बाद बी वाली वर्ब आएगी।
बी वाली वर्ब के बाद एडजेक्टिव आएगा, आप ऐसे लिख सकते हो, बी वाली वर्ब के बाद, बी वाली वर्ब के बाद आप क्या कहते हैं, या तो नाउन लिखो या प्रोनाउन लिखो या एडजेक्टिव लिखो, क्योंकि ये हमारे कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो बी वाली वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा, या तो नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव। तो हमने बी वाली वर्ब के बाद एडजेक्टिव रखा कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? क्लियर हो गया ना बेटा? अगर कंफ्यूजन है तो मैं फिर समझा दूंगा, बाकी मैंने इसके अंदर कॉन्सेप्ट बता दिया। तो इसलिए मैंने कहा मैं ज्यादा बातें नहीं, ज्यादा कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करते हैं। डिस्कशन कॉन्सेप्ट का कि सेंटेंस में आए हुए सेंटेंस में गलती क्यों है, कॉन्सेप्ट क्या है, उन्हें पहचानो। नहीं समझ में आ रहा है कोई कॉन्सेप्ट तो आके मेरे से क्लास में भी मिले। कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, आके मेरे से क्लास में मिले कि सर आपने ये बताया था, ये हुआ कैसे। कि 2 की जगह 10 एग्जांपल लो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसके ऊपर काबू कर लो कि अब इसने गलती कर दी, आगे अगर इसने कुछ किया तो मैं इसे पकड़ लूंगा कि क्या एरर है, पीछे पड़ जाओ उसके। चलिए अगला देखिए। यूनेस्को वर्क्स टू स्ट्रेंथन एन इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सोलिडेरिटी ऑफ मैनकाइंड। हाँ जी बताएं। तो एरर देखो इसमें, बता दिया आपने, आपके आंसर्स देख लिया मैंने। आंसर एन नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि एल वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं। हम ऐसे कह ही नहीं पाएंगे शी इज एन इंटेलिजेंट, शी इज एन इंटेलिजेंट हम कह ही नहीं पाएंगे। अब 2 तरीके से ठीक कर दो, यहां या तो यहां पर आप नाउन ऐड करो, क्योंकि आर्टिकल आएगा, बिना नाउन के आएगा नहीं, ठीक है। और या तो ऐसे करो, नहीं तो फिर एक काम और कर सकते हो, या एडजेक्टिव दे रखा है तो एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते, क्योंकि आर्टिकल को नाउन चाहिए। सीधी सी बात, आर्टिकल डजंट यूज, आर्टिकल इज नॉट यूज्ड विदाउट ए नाउन, और वो भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ये एडजेक्टिव हो गया। अगर ये एडजेक्टिव हो गया तो एडजेक्टिव से पहले आप आर्टिकल लगा नहीं पाएंगे, तो ये गलती होगी, ठीक है। तो कहता है यूनेस्को जो काम करता है टू स्ट्रेंथन मजबूत करने पर, किसको? इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सोलिडेरिटी। इसका मतलब क्या होता है? सोली के अंदर शब्द आया सोलो, सोलो का मतलब होता है एक, तो इसका मतलब होता है एकता। इसका मतलब क्या होगा? एकता। तो भाई यूनेस्को काम करता है टू स्ट्रेंथन मजबूत करने पर, इंटेलेक्चुअल जो सोलिडेरिटी है और मोरल सोलिडेरिटी है, इसको की एकता पर काम करता है ऑफ ह्यूमन काइंड, मानव जाति की। अब एक तो बात ये समझ में आई, और दूसरी बात, अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं ऐसे लिख दूं कि भाई सेंटेंस है, मैंने कहा शी हैज, क्या मैं ऐसे कर पाऊंगा? एन ऑनेस्टी, मैं ऐसे कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये सिंगुलर तो है लेकिन अनकाउंटेबल नाउन है, और बेसिकली इसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है सिंगुलर अनकाउंटेबल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी नहीं लग पाएगा। कि अगर किसी को लग रहा है कि सर ये सिंगुलर नाउन आ रहा है तो एन लग जाएगा, कैसे लग जाएगा? क्योंकि सोलिडेरिटी, एकता, इसको देख छू नहीं सकते, ये हमारा इंटेंजिबल नाउन है, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते, तो दैट्स इट। आपको यहां से आर्टिकल हटाना पड़ेगा। आर्टिकल है कि आर्टिकल जितना लगाना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे हटाना भी, कि कहां नहीं लगेगा, कि जहां इसे लगाना जरूरी है ये भी समझना जरूरी है कि कहां नहीं लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? यूज करना जरूरी है, तो जहां यूज नहीं होगा उन बातों को भी समझना जरूरी है। बनाइए नेक्स्ट। ठीक है। To the general public, William was best known as a crusader for peace, as an admired critic about social, political and ethical subject. बताइए, let me know the error in the sentence. अब जैसे मैंने कहा कि भाई मैंने एक सेंटेंस बोला कि आमिर खान विल मेक ए मूवी, आमिर खान विल मेक ए मूवी डैश महात्मा गांधी।
मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई महात्मा गांधी, आमिर खान किस किस विषय पर, किस टॉपिक पर, किस सब्जेक्ट पर फिल्म बनाएगा? अब मेरे पास यही 4 ऑप्शन है, बाय, ऑन, अबाउट या अबाउट। तो मेरे पास 3 ऑप्शन दिए कि बाय, ऑन और अबाउट। तो आप क्या बोलोगे? इसे बताओ छोटे सेंटेंस में, क्योंकि जो पॉइंट यहां है वही पॉइंट वहां है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सेंटेंस कितना डिफिकल्ट है। तो यहां पर अगर आप बात करेंगे तो यहां ऑन, क्योंकि एक टॉपिक है, ये एक सब्जेक्ट है। किसी भी सब्जेक्ट पर जब हम कुछ बोलते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ बनाते हैं किसी भी सब्जेक्ट पर, तो हम ऑन से उसे डिफाइन करते हैं, उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को, उस विषय को, है ना। तो कहते हैं आमिर खान विल मेक ए मूवी, आमिर खान जो फिल्म बनाएगा वो महात्मा गांधी पर बनाएगा, महात्मा गांधी के ऊपर बनाएगा, जो विषय होगा महात्मा गांधी होगा। यही बात उसने देखो सीधे सीधे लिख दिया है कि सब्जेक्ट। कहते हैं टू द जनरल पब्लिक, कहते हैं जनरल पब्लिक के लिए, तो आंसर जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है ना। कहते हैं जो जनरल पब्लिक है उसके लिए जो विलियम था ना, विलियम वाज बेस्ट नोन, विलियम जनरल पब्लिक के लिए जो विलियम था वो बेस्ट तरीके से जाना जाता था एज ए क्रूसेडर। क्रूसेडर का मतलब क्या होता है? जो संघर्ष वाले इंसान होते हैं, जो संघर्ष करते हैं। तो कहते हैं कि संघर्षवादी इंसान, इसे कहेंगे संघर्षवादी इंसान। आम जनता के लिए विलियम वाज बेस्ट नोन एज ए क्रूसेडर, उसे क्रूसेडर के रूप में जानती थी आम जनता। किस चीज का क्रूसेडर? वो किस चीज के लिए संघर्ष करता था? वो पीस के लिए संघर्ष करता था एज एन एडमायर्ड क्रिटिक। और वो एडमायर्ड क्रिटिक था किन सब्जेक्ट पर? किन सब्जेक्ट पर वो एडमायर्ड क्रिटिक था? वो सोशल जो सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, एथिकल सब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर वो एडमायर्ड क्रिटिक भी था। तो इसलिए यहां पर हम अबाउट नहीं ओन का यूज करेंगे। दैट्स इट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? अगर आपको बात समझ में आई, अगला लीजिए, देखिए। तो ये प्रेपोजिशनल एरर था, इट वाज प्रेपोजिशनल एरर। अब क्या कहता है? ए कंप्यूटर कैन फंक्शन विदाउट इट्स मदरबोर्ड। देखो बहुत इजी, अभी इतना थोड़ा डिफिकल्ट सा आ गया था, बहुत इजी सा। दोनों तरीके के हैं, दोनों तरीके के हैं, दोनों तरीके के सेंटेंस है। फोर का आंसर कंप्यूटर कैन फंक्शन विदाउट इट्स मदरबोर्ड। तो देखो बेटा, इस टाइप का मैंने कल भी दिया था, इट्स। तो ये जो इट्स होता है ना, एपोस्ट्रोफियस वाला इट्स, तो इट्स जो होता है ये बेसिकली इट इज होता है, बी की फॉर्म। अब बी की फॉर्म के बाद या तो कोई कॉम्प्लीमेंट लिख दो, और या फिर बी की फॉर्म के बाद आपको V4 लिखना पड़ेगा। लेकिन जो हम ये इट्स लिखते हैं ये पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, जैसे माई, जैसे आवर, जैसे योर, जैसे दियर। तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमें एक नाउन लिखना होता है। तो यहां पर देखो क्या आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट है या कि वर्ब है? तो वर्ब तो है नहीं, लेकिन ये किसी को कंप्लीट भी नहीं कर रहा, कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है। तो अब इट्स आ रहा है, प्रेपोजिशन आया तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन। तो मदरबोर्ड क्या हुआ? नाउन। तो नाउन के साथ तो पॉजेसिव एडजेक्टिव लगेगा ना। तो यहां पर हम ये वाला इट्स नहीं, विदाउट एपोस्ट्रोफी वाला इट्स लिखेंगे। तो आंसर हो जाएगा ये। समझ रहे कि नहीं? ये आंसर होगा इट्स। क्लियर है बच्चे? ठीक है ना, बहुत छोटा सा, बहुत इजी सा सेंटेंस। चलिए, टीयर 1 में आया हुआ। अब एक सिनोनिम, कैरिज्मा। एक सिनोनिम कैरिज्मा, जैसा मैंने बताया था सारी चीजें मिक्स है बेटा। ब्लैंक्स, एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस, सेंटेंस अरेंजमेंट, सारी चीजें मैं लेकर आ रहा हूं, सारी चीजें आपके सामने लेकर आ रहा हूं। और बेटा कोशिश कर रहा हूं कि 2025 के भी ज्यादा से ज्यादा मिल जाए क्वेश्चन, मैं ढूंढ ढूंढ के लेकर आ रहा हूं आपके लिए। ये देखो अभी 25 में आया, वैसे तो क्वेश्चन मेरे पास ज्यादातर ये 23, 24 और 25 के ही हैं ज्यादातर, एक आध ऊपर नीचे हो जाए वो अलग है। करिश्मा आंसर, तो इसको सिनोनिम बताना है। अगर सिनोनिम बता रहे हैं तो चार मतलब खूबसूरती, चार मतलब खूबसूरती किसी, तो करिश्मा होता है किसी भी चीज की खूबसूरती, करिश्मा किसी भी चीज की खूबसूरती। इन्फ्लुएंस होता है किसी भी चीज का प्रभाव, इसका मतलब हो जाएगा अट्रैक्टिवनेस। चार, अट्रैक्टिवनेस। और अट्रैक्टिवनेस किसकी होती है? खूबसूरती। करिश्मा होता है किसी भी चीज की खूबसूरती, इसका मतलब होगा किसी भी चीज की खूबसूरती। एटमॉस्फेयर हमारा क्या कहते हैं? वातावरण होता है, वातावरण होता है।
एटमॉस्फेयर वातावरण होता है, रेपुटेशन किसी का भी स्टेटस होता है, किसी का भी ओहदा जो होता है। तो बेटा सिनोनिम बताना है तो चार्म इसका आंसर होगा ए। ठीक है, 5 का ज्यादातर का ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एंटोनिम से, एंटोनिम से एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड तो एक्यूमुलेटेड का क्या होगा, बंच्ड, गार्नर्ड, स्पेयर्ड, स्कैटर्ड। एंटोनिम अपोजिट बताना है, देखो ये भी 25, ये भी 25। बताइए बेटा आगे। तो बेटा इसका जो आंसर होगा वो स्कैटर्ड होगा, क्योंकि एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है गैदर करना, इसका मतलब होता है किसी चीज को गैदर करना, किसी चीज को कलेक्ट करना। तो किसी चीज को इकट्ठा करना अगर एक्यूमुलेटेड होता है, ये इसके सिनोनिम है। तो स्कैटर्ड होता है किसी भी चीज को फैलाना, स्कैटर्ड होता है किसी भी चीज को फैलाना। स्पेयर होता है छोड़ देना, किसी को छोड़ना, किसी को भी छोड़ना, है ना। और बंच्ड और गार्नर्ड, इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, इन दोनों का मीनिंग ही एक ही होता है, किसी भी चीज को, इसका सिनोनिम है ये भी, बंच्ड और गार्नर्ड। तो क्या कहते हैं, गार्नर्ड जो और बंच जो होते हैं, बंच करना मतलब किसी भी चीज को इकट्ठा करना, तो इनका भी मीनिंग वही आता है, किसी भी चीज को इकट्ठा करना। तो ये जैसे गैदर है, कलेक्ट है, ऐसी बंच्ड है, ऐसी गार्नर्ड है, तो इन सभी का मतलब है इकट्ठा करना, एक जैसा। तो आंसर स्कैटर्ड। ठीक है बेटा, चलिए अगला लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये क्या है, ये फ्रेजल वर्ब। क्या है ये है फ्रेजल वर्ब्स से है, फ्रेजल वर्ब्स। रोजाना 5-10 याद करो बेटा, फ्रेजल वर्ब से ये एरर आया हुआ है, बनाइए बच्चे। ठीक है, देखिए, वी शुड डैश अवे ऑल प्रेजुडाइजेस। प्रेजुडाइजेस होता है पक्षपात, है ना, किसी के साथ पक्षपात करना, ये होता है प्रेजुडाइज। टू लिव इन हार्मनी, हार्मनी क्या हो जाएगा, मतलब हार्मनी एकता से, है ना, सबके साथ मिलजुल कर रहना। तो आंसर क्या होगा बेटा, आंसर होगा ए, कास्ट अवे। अब कास्ट अवे जो होता है ना, इसका मीनिंग होता है किसी भी चीज को दूर करना, किसी भी चीज को हटाना, इसको हम कैंसिल करना भी कहते हैं सिनोनिम के रूप में। तो किसी भी चीज को, तो कास्ट अवे ऑल प्रेजुडाइजेस, हमें हर प्रेजुडाइजेस को हटा देना चाहिए। टू लिव इन हार्मनी, एकता के साथ रहने के लिए हमें ये मतलब सारे पक्षपात को हटा देना चाहिए, हर तरीके के। कास्ट का मतलब होता है जाति, जाति प्रथा। तो कोस्ट का मतलब क्या होता है, जो कोस्ट होता है जैसे बीच होता है, समुद्री किनारा, कोस्टल एरिया। और जो कोस्ट होता है किसी भी चीज की कीमत जो होती है, प्राइस जिसे कहते हैं, किसी भी चीज की कीमत। तो बेटा देखो मिलते जुलते शब्द हैं, ये सब मिलते जुलते शब्द हैं। अब ये सब मिलते जुलते शब्द हैं तो इनको हम होमोनिम्स भी कहेंगे। तो ये होमोनिम से एरर है, होमोनिम, फ्रेजल वर्ब होमोनिम के साथ। क्लियर हो गया, चलिए आंसर अगला ले, बताइए बताइए अगला बताइए। हाँ जी, समवन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, समवन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चलता है। हाँ जी, हो गया। तो देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चले। तो बेटा स्टोकर होता है पीछा करने वाला, मतलब ये छिपकर पीछा करने वाला, छिपकर पीछा करने वाला, तो स्टोकर होता है। पीछे पीछे लड़कियों के जाते, किसी के भी पीछे कर रहे। ऑडिटर कौन होता है, जो ऑडिट करते हैं, जो कंपनी के ऑडिट करते हैं उसे कहते हैं ऑडिटर, ऑडिट करने वाला, ऑडिट करने वाला। डिकेंटर कौन सा, ये बेसिकली ये शराबी भी हो जाते हैं, शराब की बोतल भी हो जाती है, शराबी भी होते हैं और शराब की बोतल, शराब की बड़ी बोतल जो होती है। पेडेस्ट्रियन तो ये होते हैं राहगीर।
आंसर होगा पेडेस्ट्रियन, पैदल चलने वाले, वन हु वॉक्स ऑन फुट, जो पैदल चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पेडेस्ट्रियन। वोकैबुलरी लिख लो बेटा, वोकैबुलरी दिया है, वोकैबुलरी भी लिख लिया करो। अगला ब्रेक ए लेग, इडियम फ्रेजेस से एरर है। ब्रेक ए लेग, टांग तोड़ देना। ब्रेक ए लेग, टांग तोड़ देना। ब्रेक ए लेग, टांग तोड़ देना, बताइए एरर। देख रहा हूं मैं आपके एरर। चलो ठीक है, देखिए ये इडियम फ्रेजेस, पता है ये कहावत कहां से आई? कहावत जब आई कि ना, जब दो लोग फाइट करा करते थे, तो दो लोगों में फाइट करवाई जाती थी कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। तो जब लोग विश किया करते थे ना उसे, जब उसे विश किया करते थे, जब लड़ाई में जाता था, कहते जाके साले की टांग तोड़ देना, ब्रेक ए लेग, टांग तोड़ देना। तो ये वहां से कहावत निकली है कि जब दो लोगों में लड़ाई हुआ करती थी कंपटीशन के तौर पर, दो लोगों में मतलब फाइट हुआ करती थी, तो एक को विश करने के लिए, किसी को भी विश करने के लिए इस इडियम का यूज किया जाता था। तो बेटा आंसर होगा विश समवन गुड लक, किसी को गुड लक विश करना बिफोर ए परफॉर्मेंस, किसी भी परफॉर्मेंस से पहले। तो पहले क्या होता है, सिर्फ लड़ाई से पहले होता था, लेकिन आज के समय में अगर आप डांस की परफॉर्मेंस दे रहे हो, सिंगिंग की परफॉर्मेंस दे रहे हो, किसी भी तरीके की ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हो स्टेज पर या कहीं पर भी, तो आप कह सकते हैं उसको विश करने के लिए ब्रेक ए लेग, मतलब ऑल द वेरी बेस्ट, इसका मतलब होता है ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, चलिए इडियम। अगला चेंज इन पैसिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस बनाइए। द एक्सप्लोजन कॉज्ड सीरियस डैमेज इन यूक्रेन, जो एक्सप्लोजन से कारण के एक्सप्लोजन के कारण सीरियस डैमेज हो गया यूक्रेन में। एक्सप्लोजन के कारण यूक्रेन में सीरियस डैमेज हो गया। चलिए एरर बताइए। वेरी इजी बेटा, वॉइस और नरेशन वेरी इजी, इनको बनाना बड़ा आसान होता है। वॉइस और नरेशन, इनके थोड़े नियमों को याद करें और फिर प्रैक्टिस करें। और मेन चीज, जब भी हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस या डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, कुछ भी बदलता है, मीनिंग नहीं बदलता। तो आप मीनिंग ना बदले, फिर उसके हिसाब से बनाए। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को ही एम्बिग्यूटी कहा जाता है, कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बना देना। चलो आपने एरर दे दिए, आपने रिप्लाई कर दिए इन एरर के। अब मैं बताता हूं, देखो इसके अंदर सबसे पहले आप टेंस देखा करो। वॉइस की बात करिए, सबसे पहले टेंस, तो क्लोज्ड मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट। इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो पास्ट इंडेफिनिट, तो हमें क्या चाहिए होगा, वाज वर्ब प्लस V3। इससे पता चलेगा पास्ट इंडेफिनिट। V2 का पैसिव वॉइस वाज वर्ब प्लस V3 से बनता है। तो आप ढूंढ लो वाज वर्ब प्लस V3 कहां है। तो यहां पर हैज बीन प्लस V3, गलत हो गया। यहां वाज वर्ब प्लस V3, तो ये हो सकता है। यहां हैज बीन प्लस V3, तो ये भी गलत हुआ। यहां पर हैड बीन प्लस V3, तो ये भी गलत हुआ। भाई ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमें पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, क्योंकि जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बदलते हैं, कुछ भी बदलते हैं, टेंस और सेंस नहीं बदलते। ये पास्ट इंडेफिनिट, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट। बाकी तीन तो परफेक्ट है, बाकी तीन तो परफेक्ट है। इंडेफिनिट यही है, पास्ट इंडेफिनिट। तो आंसर भी, आंसर भी, हाँ ज्यादातर का आंसर भी है। ठीक है, देख रहे हो कैसे आए हुए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन। तो हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उनको कैसे डील कर रहे हैं। तो ऐसे आगे भी आएंगे भाई, वैसे ही डील करना है। राघव सेड टू मीरा, राघव ने मीरा से कहा आर यू अपसेट विद मी, ये क्या तुम मुझसे नाराज हो। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है नरेशन का, नरेशन का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये किसमें देखो, टीयर 2 में आया हुआ है, प्री भी नहीं तो 2 में आया हुआ है। तो टीयर 1 में अगर आ जाएगा कितना इजी हो जाएगा। टीयर 2 में आया हुआ है 2023 में। राघव आस्क्ड मीरा, राघव ने मीरा से कहा। तो अब बताइए, पहले आप बताइए फिर मैं समझाता हूं। ठीक है, आगे आपके आंसर। तो अब मैं आंसर दे रहा हूं 11 का, 11 का ABCD। हाँ करिए कोशिश। तो बाकी देखिए, जब आप नरेशन बनाते हैं तो सेंटेंस को ऐसे ना पढ़े, ऐसे नहीं पढ़े, ऐसे ना पढ़े, ऐसे ना पढ़े। बेटा आप देखो, पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करते हैं, फिर कंजंक्शन चेंज करते हैं, फिर हम प्रोनाउन चेंज करते हैं, प्रोनाउन के बाद वर्ब चेंज करते हैं, फिर नियरनेस ऑफ वर्ड्स, नियरनेस ऑफ वर्ड्स को चेंज किया जाता है ना, और एडवर्ब को चेंज किया जाता है। तो बेटा ये 6 चेंज है। तो आप है ना एक करके, अगर रिपोर्टिंग वर्ब देख रहे हैं तो चारों की रिपोर्टिंग वर्ब देखो, कंजंक्शन देख रहे हैं तो चारों का कंजंक्शन देखो, प्रोनाउन देख रहे हैं तो चारों का प्रोनाउन देखो, वर्ब देख रहे हैं तो चारों का वर्ब देखो। तो एक बार में एक सेक्शन को डील करो, एक बार में एक फ्रेज, एक वर्ड को डील करो, पूरे सेंटेंस को इकट्ठे डील मत करो, यहां प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखो, हमने कहा राघव सेड टू मीरा। अगर
इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो मतलब पूछ रहा है, तो मतलब राघव आस्क्ड मीरा, तो देखो राघव आस्क्ड मीरा, राघव आस्क्ड मीरा, राघव आस्क्ड मीरा, राघव आस्क्ड मीरा। तो सबसे पहले हमने रिपोर्टिंग वर्ब देख ली, तो चारों की रिपोर्टिंग वर्ब देख ली। आगे बढ़ो, अब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो कमा इन्वर्टेड कमास के लिए या तो कमा इन्वर्टेड कमास के लिए या तो इफ या वेदर, दोनों में से। तो हम देखते हैं इफ, तो इफ या वेदर चाहिए, यहाँ WH फैमिली आ गया तो देखो गड़बड़ हो गया। एक बार में एक ही चीज देखो। उसके बाद प्रोनाउन देख लो, उसके बाद हम चेंज करते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की बात करें तो भाई यहां पर क्या दे रखा है, यू सेकंड पर्सन लिसनर होता है, तो लिसनर को लिसनर से, स्पीकर को स्पीकर से। तो सेकंड पर्सन लिसनर है तो लिसनर को लिसनर से चेंज करूंगा, और लिसनर है मीरा, क्योंकि ये वाक्य राघव ने कहा, सुना किसने, मीरा ने। तो मीरा कौन हुई, लिसनर, मीरा लिसनर है। तो बेटा यू सेकंड पर्सन भी लिसनर होता है, तो बेटा मैं लिसनर को लिसनर से चेंज करूंगा, मैं लिसनर को लिसनर से चेंज करूंगा। तो बेटा मीरा जो है टू प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट मतलब हर, तो हर का सब्जेक्टिव केस, यहां का प्रोनाउन यहां का केस, तो हर का सब्जेक्टिव केस होता है शी। तो हमारा क्या आना चाहिए, शी। तो हम देखा शी, ये तो वैसे गलत है, ये तो हट ही गया, तो शी ठीक है। अब कहता है इज एम आर, अब वर्ब चेंज करो, अब प्रोनाउन के बाद वर्ब चेंज करो, वर्ब चेंज करोगे तो इज एम आर का वाज वर्ब, तो यहाँ वाज ये भी ठीक है, अपसेट भी ठीक है, विद भी ठीक है। अब बचा क्या, हर, हिम, मी, तो मी फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है, और स्पीकर को स्पीकर से चेंज करते हैं, राघव स्पीकर है, और राघव मेल है तो मतलब ही, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस, यहां का प्रोनाउन और यहां का केस, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस, हिम होता है, तो आंसर ये रहा, तो आंसर होगा बी। ये दोनों गलत, बता रहे, समझ में आ रहा है ना बेटा। ऐसे चेंज कर, एक बार में एक चीज देखे, ऐसे चेंज ना करे नरेशन को, जल्दी बन जाएगा आंसर, गलती जल्दी पकड़ लोगे। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आइए। द मूवी वॉज रिलीज डैश एक्सपेक्टेड, ये ग्रामर आ गया, टीयर 2 2023 टीयर 2 का क्वेश्चन है, इसमें ग्रामर आ गया बेटा, ब्लैंक। एक बार और बताऊं विनाश, एक बार और बताने बेटा, अभी एक बच्चे ने कहा एक बार और बताऊं बेटा। देखो इसमें गलती कहां है, देखो सारी चीजें देख ले, मैं एक बार और बता देता हूं। जहां जहां जो चीजें सेम है उन्हें तो देखना ही नहीं, यहां तक देखें तो सबकी चीजें सेम है, बस एक चीज बदला ये। तो अगर ये बदल गया तो ये गड़बड़ है, क्योंकि कोमा इन्वर्टेड कॉमास के लिए इफ आता है, ये वाई आ गया, तो ये हमने देखा, बाकी तो सेम है, और इन जो सेम है उससे तो गलती पता लगेगी ही नहीं, ये इस वजह से हो गया। ठीक है, फिर देखो शी वॉज अपसेट विद, सब कुछ सेम है, तो भैया जी यही तो 3 डिफरेंस है, हर, हिम या मी, इन तीनों में से कैसे आएगा, तो मी को चेंज करो। तो बेटा स्पीकर को स्पीकर से चेंज करते हैं, तो ये वाक्य कहा किसने, ये वाक्य कहा है स्पीकर ने। स्पीकर कौन, राघव, तो स्पीकर को स्पीकर से चेंज करते हैं। तो बेटा यहां का प्रोनाउन, रिपोर्टिंग वर्ब का प्रोनाउन और रिपोर्टेड स्पीच का केस लेते हैं, तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो राघव मतलब ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो आंसर मिल गया। आ गया ना बेटा समझ। चलिए अब देखें, द मूवी वॉज रिलीज डैश एक्सपेक्टेड। चलिए ग्रामर ठीक करते हैं, सेंटेंस में ब्लैंक है, लेटर देन, मोस्ट लेटर देन, मोर लेटर देन। चलिए इसमें आंसर बताएं। देखो ये तो बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर हो गया, मोस्ट लेटर देन, ये तो मतलब क्या ही बोलूं इसके बारे में। तो ये तो एक होता सत्यानाश, ये तो सवा सत्यानाश है, कुछ बनेगा ही नहीं। हाँ लेटर देन हो सकता है, और लेटर देन ये एक्चुअली टाइपिंग एरर हो गया, ए और सी के अंदर दोनों सेम दे दिए बेटा, और ये हमारा डबल कंपैरेटिव हो गया, ये डबल कंपैरेटिव है, तो जब लेटर लिख दिया तो मोर नहीं लिख पाओगे, तो ये गलत। तो आंसर है ना बेसिकली ए और सी, तो ये टाइपिंग एरर है, समझ रहे बेटा, ये टाइपिंग एरर है, एक में लेटर होगा, बाकी तो अभी फिलहाल ए और सी दोनों ही ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम में कौन सा होगा, टाइपिस्ट से थोड़ी गड़बड़ हो गई है। बाकी मैं आपको समझा दूं कंफ्यूजन क्या रही होगी टाइपिस्ट को भी, तो लेटर और LATTER इन दोनों, तो एक सिंगल टी और एक में डबल टी है, तो कहीं ना कहीं टाइपिस्ट कंफ्यूज हो गया। तो इस लेटर का मतलब होता है बाद में, ये इस लेटर का मतलब होता है बाद में,
तो ये बेसिकली टाइम को डिनोट करता है कि भाई मेरे पास बाद में आना, कम टू मी लेटर ऑन। इस लेटर का मतलब होता है बाद वाला, कि दो में से, इसका मतलब है बाद वाला। ये सीक्वेंस को बताता है, ये सीक्वेंस को बताता है। तो सीक्वेंस में कि भाई दो पर्सन खड़े हुए हैं, ये ए और फिर बी, तो हाउ बाद वाला मतलब ये वाला। तो इस लेटर का मतलब होता है बाद वाला, ये सीक्वेंस को, इस लेटर का मतलब होता है बाद में मतलब टाइम को। तो इन दोनों में एक जो रहा होगा, LATTER रहा होगा, वो टाइप इससे गलती हो गई है। तो कोई सा भी रहा होगा, फिलहाल ए और सी दोनों ही आंसर है कि द मूवी वॉज रिलीज, मूवी को रिलीज किया गया, कि मूवी को रिलीज किया गया लेटर देन एक्सपेक्टेड, कि भाई जितना एक्सपेक्ट था उसके बाद। तो बाद मतलब टाइम की बात कर रहा है, इसलिए सिंगल टी वाला ठीक है। क्लियर हुआ ना? कई बार मैंने बताया ना, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, इसको माफ कर दीजिए। राहुल इज डैश कोडिंग, राहुल इज डैश कोडिंग। टीयर 2 का क्वेश्चन है, स्किल्ड ऑन, स्ट्रॉन्ग ऑन, एक्सपीरियंस्ड ऑफ, एक्सपीरियंस्ड, मतलब किसी चीज का उसे अच्छा मतलब मजबूत है, वो एक्सपीरियंस है राहुल को कोडिंग में। तो इस बात को बताने के लिए आप क्या कहेंगे? इस बात को बताने के लिए क्या कहेंगे कि उसे अच्छा नॉलेज है, वो कहना चाहता है उसके अंदर वो निपुण है, मजबूत है। तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि वो इस क्वेश्चन में निपुण है, मजबूत है? बताइए। तो बेटा मैं बता दूं कि इसका जो आंसर होगा एक्सपीरियंस्ड इन, क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल, ये भी एडजेक्टिव है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे मैं मैरिड बता रहा था, आपको ओवरहेम्ड बताया था अभी, ऐसे एक्सपीरियंस पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। तो राहुल इज एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस है। जब हम किसी चीज में अच्छे होते हैं ना तो इन लगाते हैं। तो अगर यहां पे मैं इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं गुड एट, कि गुड होता कि वो अच्छा है तो गुड एट। पर किसी चीज में कमजोर होते हैं ना तो हम लिखते हैं वीक इन। वैसे वीक इन या किसी चीज में बैड इन ऐसे कहते हैं। अच्छे हो तो गुड एट, लेकिन एक्सपीरियंस लगाएंगे तो किसी चीज में एक्सपीरियंस होता है तो एक्सपीरियंस्ड इन। तो ये एक्सपीरियंस्ड इन, गुड एट, बैड इन, वीक इन, ठीक है ना? तो ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है इनके साथ। और प्रेपोजिशन तीन ही चीजों के साथ फिक्स होती है, वर्ब के, एडजेक्टिव के और नाउन के। तो ये वर्ब के साथ फिक्स्ड है, ओ सॉरी एडजेक्टिव के साथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर। डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रॉट अबाउट ए न्यू बुक ऑन सोशल इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर। हाँ जी बताए। बताइए। बताइए यार। देखिए पता है क्या है, अब मैं आपसे सेंटेंस कहता हूं, मैं ऐसे कहूं आई लव, कहते हैं आई लव फ्रॉम स्मोकिंग। मुझे है ना स्मोकिंग से मोहब्बत है, मुझे स्मोकिंग बहुत पसंद है। तो क्या मैं कह पाऊंगा, जैसे हम कह सकते हैं कि मुझे तुमसे प्यार है, आई लव फ्रॉम यू, कह पाओगे ऐसे? क्या गलती इसमें? इसमें सीधे सीधे गलती यह है कि मैंने कहा आई लव व्हाट, मुझे पसंद है क्या, क्या पसंद है? कह रहा स्मोकिंग। तो स्मोकिंग जो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है तो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और वर्ब अगर ट्रांजिटिव है तो बेटा नियम है ट्रांजिटिव वर्ब के साथ, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ नो प्रेपोजिशन। ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता तो आपको यहां से फ्रॉम हटाना। तो आई लव स्मोकिंग, दैट्स इट। डॉक्टर सिन्हा हैज ब्रॉट, डॉक्टर सिन्हा लेकर आए हैं, तो व्हाट, क्या लेकर आए हैं? कहता है ए न्यू बुक। तो इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, एक न्यू बुक लेकर आए हैं। और बुक किस चीज पर है? ऑन सोशल इंपैक्ट ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर के सोशल इंपैक्ट पर एक बुक लेकर आए हैं। तो उनको ये ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया तो ब्रॉट ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है तो अबाउट की आवश्यकता नहीं है। यहां अबाउट सुपरफ्लुअस है, बेवजह है, नहीं आना चाहिए। अब बताओ सी क्लियर हुआ कि नहीं, एरर समझ आया कि नहीं? ठीक है बेटा। तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। कोई कॉन्सेप्ट लगता है दोबारा बताना है तो फील फ्री टू आस्क बेटा, ठीक है, डोंट हेजिटेट टू आस्क। तो यहां पर एरर जो था वो किस चीज में था? प्रेपोजिशनल एरर, या कहें तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता।
नेक्स्ट, सिलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब देखो इसके अंदर क्या है, ऐसे सेंटेंस थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं, ऐसे सेंटेंस थोड़े से डिफिकल्ट हो जाते हैं। क्यों डिफिकल्ट हो जाते हैं ऐसे सेंटेंस? क्योंकि चारों में अलग अलग क्वेश्चन दे रखा है और इसमें 3 सही है, एक ही सेंटेंस गलत है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाते हैं। हाँ, चारों ऑप्शन में एक ही सेंटेंस हो और एक जगह गलती हो, बड़ा आसान होता है। अब ये 4 सेंटेंस में 3 सही है, एक गलत है, अब आपको ढूंढना है कौन सा, बताइए। लेट मी नो, इनकरेक्ट ढूंढना। कई बार वो कह देता है करेक्ट सेंटेंस ढूंढो, कई बार वो कह देता है करेक्ट सेंटेंस, मतलब कि 3 में गलतियां हैं, एक ही सही है। और अब कह रहा है 3 ठीक है, एक ही गलत है, 3 ठीक है, एक ही गलत है। बताओ। तो देखो बेटा, आंसर है सी। अब जब जो सारा सही है वो सही है, उसे क्या ही समझाना, सही को क्या समझाऊं, गलत समझा देता हूं। इंडियन फोर्स, तो फोर्स की जगह फोर्सेस हो। बेटा अगर जैसे हम बहुत से शब्द ऐसे हैं, अगर उनके हम अंदर हम एस लगा दे तो मीनिंग बदल जाएगा। जैसे न्यू है, न्यू में मैं एस लगा दूं तो न्यूज, मीनिंग बदल गया। न्यू मतलब नया, न्यूज मतलब खबर हो गया। ऐसे ही गुड, गुड मतलब अच्छा होता है और गुड्स मतलब सामान। ऐसे एयर, एयर मतलब होता है हवा और एयर्स मतलब प्राउड बिहेवियर। तो बहुत लंबी लिस्ट है ये नाउन एरर की। इसी प्रकार से फोर्स, जो फोर्स होता है ना बेटा, फोर्स होता है किसी चीज का बल। लेकिन अगर हम कहते हैं ना फोर्सेस, फोर्सेस का मतलब होता है सेना, फोर्सेस का मतलब होता है सेना। अरे बस समझ में। तो यहां पे इंडियन, तो इंडियन के भारतीयों के बल की नहीं, भारतीय सेना की बात कर रहा है। तो भारतीय सेना जानी जाती है फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटेग्रिटी। वो अपनी लॉयल्टी और इंटेग्रिटी की वजह से जानी जाती है। कौन? भारतीय सेना। तो सेना की बात कर रहा है, तो फोर्सेस आर ठीक है, आर ठीक है, फोर्सेस होगा। क्लियर हुआ? तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक और बनाइए। बी भी बताइए, बी कि कार्ल मार्क्स वाज ए रिनोन्ड सोशल साइंटिस्ट। बेटा ठीक तो है ये, क्या क्या गलती? कार्ल मार्क्स जो थे, ए आर्टिकल आया तो फ्रेज का अंतिम शब्द साइंटिस्ट, नाउन। और वो साइंटिस्ट कैसे थे कि भाई एक रिनोन्ड के सोशल साइंटिस्ट थे, और कैसे थे कि सोशल और साइंटिस्ट ये दोनों एडजेक्टिव हैं, ये दोनों एडजेक्टिव हैं। सोशल भी साइंटिस्ट थे और भैया रिनोन्ड भी साइंटिस्ट ही थे। और वाज पास्ट की बात कर रहा है, इक्वल टू की बी की फॉर्म, बी की फॉर्म के बाद हम नाउन लगा सकते हैं। तो बेटा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आ जाइए इस पर, आइए इस पर, आज के लिए लास्ट। ठीक है साइक्लोन, समझा दिया तेरे को बात पर मैंने। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। आज हमारे 16 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं, आज 16 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। प्रहलाद सिंह, हाँ जी। तो देखो बेटा, बहुत छोटी सी बात है बेटा, कुछ चीजें फिक्स्ड होती हैं। जैसे हम कहते हैं ईदर के साथ, ईदर के साथ और, हम कहते हैं नीदर और नीदर के साथ नोर। जैसे होता है बट, नॉट ओनली, नॉट ओनली के साथ क्या कहते हैं? बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। हम कहते हैं वेदर के साथ, तो वेदर के साथ और, फ्रॉम के साथ टू, हम बिटवीन के साथ, बिटवीन के साथ एंड। तो बहुत सारी चीजें हैं जो फिक्स्ड है। उन्हीं में से एक है बेटा नो सूनर आता है ना, नो सूनर, नो सूनर के साथ देन THAN फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड। तो इस वक्त इसकी जो नो सूनर जो होता है, इसकी हिंदी होती है जैसे ही, इसकी हिंदी होती है जैसे ही, और देन की हिंदी होती है वैसे ही। अब ये यूज क्यों होता है? ये यूज होते हैं क्विकनेस को बताने के लिए, कि जैसे ही एक एक्शन हुआ तुरंत दूसरा एक्शन हो गया। क्विकनेस बताने के लिए इनका इस्तेमाल होता है नो सूनर के साथ देन। तो नो सूनर आया तो नो सूनर के साथ हमने जो लगाना है वो देन, THEN। यहां एंड लगा दिया, यहां देन लगा दिया, यहां सो लगा दिया, आंसर ये रहा देन। तो चाहे पूरा सेंटेंस भी ना पढ़ो तो भी आंसर आ गया, फिर भी पढ़ लो। नो सूनर डिड मिस्टर प्यारी मिश्रा फिनिश हिज केमिस्ट्री लेक्चर, कि जैसे ही मिस्टर प्यारी मिश्रा ने अपना
केमिस्ट्री लेक्चर खत्म किया जैसे ही, वैसे ही जो स्टूडेंट्स हैं बिगिन टू लीव, उन्होंने जाना शुरू कर दिया। जैसे अब जैसे मैंने अपना लेक्चर खत्म किया, देखिए बच्चों जो है ऑफलाइन होना शुरू हो गए। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? तो आज के लिए इतनी क्लास, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। नो सुनर के साथ डन। तो बेटा मिलते हैं परसों मंडे की क्लास में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्लीप टाइट। जय हिंद, जय भारत।